नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टागो मंजोविके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकार से संबंधित लगभग सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और दोस्तों, यह टॉपिक प्रवक्ता परीक्षा के सिलेबस में दिया गया है। कुछ अभ्यर्थियों का मुझे मैसेज आया था कि आप जीएस के टॉपिक्स पर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाए जाए। दोस्तों, इसके अलावा हम अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड प्रवक्ता प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह मौलिक अधिकार वाला टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही मौलिक अधिकार वाला यह टॉपिक लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी है, पीसीएस लोअर पीसीएस में तो है ही, और इसके अलावा आदि सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी यह टॉपिक सिलेबस में रहता ही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। और दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाग 3 को क्या कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो भाग 3 को कहा जाता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार की जब बात आती है तो मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं भी हैं कि जैसे संविधान द्वारा संरक्षित सामान्य कानून अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। और दोस्तों, कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, और जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति हो। दोस्तों, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। तो ध्यान रहे दोस्तों, संशोधन अधिनियम के तहत ही इसमें कटौती या कमी कर सकती है, साधारण विधेयक द्वारा नहीं की जा सकती। और दोस्तों, ये असीमित नहीं है। और साथ ही दोस्तों, मौलिक अधिकार की जो विशेषता है, राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि कारण उचित है या नहीं है इसका निर्णय अदालत करती है। साथ ही दोस्तों, मौलिक अधिकार न्यायोचित है। जब भी इनका उल्लंघन होता है तो ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। और दोस्तों, अन्य जो विशेषता है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। दोस्तों, बात करते हैं समता का अधिकार। तो समता के अधिकार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क आदि में प्रवेश करने की समानता, और छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत इसमें आता है। और दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने
और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने का या बसने का अधिकार, इसके अलावा कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का भी अधिकार, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार भी इसी के अंदर आता है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। इसमें मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक है और जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक लगाई गई है। साथ ही दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट व्यक्ति की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार इसमें निहित है। बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार इसमें वर्णित है। दोस्तों, अब बात करेंगे एक एक करके कि एक अनुच्छेद 14 से और अनुच्छेद 32 में क्या क्या है जी। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और बाद में इसे भाग 3 में अनुच्छेद 300A के तहत या अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। इसमें लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर रोक वर्णित है। राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अनुच्छेद जो 16 में है, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में दोस्तों, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, ऐसा अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 17 से आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं: धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, इसके अलावा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी इसमें निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागरिकों को और विदेशियों को प्राप्त अधिकार। जो नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं वो इस प्रकार हैं: कानून के समक्ष समान समता, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरोध में, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, इसके अलावा धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता,
किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि कौन से अधिकार नागरिकों और विदेशियों के लिए हैं, कौन से मौलिक अधिकार दोनों के लिए हैं। तो या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 15, 14, 15, 16, 17 और 18 के में वर्णित किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, 15 में है भेदभाव पर रोक, 16 में सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समता और 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसे हम डिस्कस करेंगे, और 18 में उपाधियों का उन्मूलन, जो कि अनुच्छेद 18 में वर्णित है। तो दोस्तों बात करते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन वर्णित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों जो 4 प्रकार के जो प्रावधान हैं वो इस प्रकार हैं। यह निश्चित करता है कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और इसमें दूसरा प्रावधान है भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और तीसरा है कि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। और चौथा जो प्रावधान इसमें वर्णित है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा और साथ साथ में याद भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है और ये 6 जो अधिकार हैं इनमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। तो आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। तीसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार। दोस्तों कोई भी राजनीतिक दल बनाने का इसमें अधिकार दिया गया है, या फिर कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार इसमें निहित है। चौथा है अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों संचरण की स्वतंत्रता इसमें के 2 भाग हैं, पहला है आंतरिक और दूसरा है बाहरी। आप लोग देश में निर्बाध संचरण कर सकते हैं और देश के बाहर घूमने का अधिकार भी इसमें वर्णित है। पांचवा है निवास का अधिकार। दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रीति रिवाज के आधार पर बाहर से लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नियम कानून बनाने का अधिकार भी इसमें वर्णित किया गया है। छठा है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे
महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय आदि इसमें वर्णित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। इसमें लिखा है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 20 में वर्णित है कि किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनवाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20 यह प्रावधान करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। इसमें वर्णित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों इसमें घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और दोस्तों अनुच्छेद 21 नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। तो आपका आंसर हो सकता है अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार वर्णित किया गया है। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। दोस्तों यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है और न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए के संदर्भ में है। और यह प्रावधान 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रहे कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो उपलब्ध कराया जाएगा, यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया था। तो क्वेश्चन कभी बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट, निरोध, हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है। दोस्तों अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों हिरासत दो तरह की होती हैं। पहला होता है दंड विषयक और दूसरा होता है निवारक। दोस्तों दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है को दंड देती है। और दोस्तों निवारक हिरासत वह होती है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें और अन्य भी हैं, तो आप लोगों को इतना ही याद रखना है और इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 23 में लिखा है कि मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध। दोस्तों भारत में पुराने समय में जो जमींदार होते थे, सूदखोर होते थे और अन्य धनी लोग होते थे, वो क्या करते थे कि बंधुआ मजदूरी करवाते थे। और दोस्तों देश में अभी भी खास तौर से भट्टे में काम में बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, लेकिन अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और कानून द्वारा इसे दंडनीय अपराध ठहराया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी, बेगार या बलात्कार श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्कार श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट, बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य जो गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद
25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। इसमें वर्णित है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में उल्लेख किया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोस्तों, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार इसमें रखा गया है, और इसके अलावा अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन का अधिकार भी इसमें वर्णित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 में लिखा है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। दोस्तों, अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रखरखाव में व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में जो वर्णित है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता, या दोस्तों कह सकते हैं कि अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपियां, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार इसमें दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। इसमें लिखा गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक या भाषाई हो, को अधिकार दिए गए हैं कि वे राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी भी संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए निर्धारित जो राशि है उसके लिए प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या निरस्त नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 31 और 32 की। दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 31 की। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार वर्णित है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन गया है या संवैधानिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 31 तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, 31A, 31B और 31C। दोस्तों, 31A में यह प्रावधान किया गया है कि यह कानूनों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 31B में उल्लिखित है कि यह 9वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों की व्यावृत्ति प्रदान करता है। और दोस्तों, साथ ही अनुच्छेद 31C में यह वर्णित है कि कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 39B और C में विनिर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की मांग की गई है, साथ ही अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जो अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 31C है को मौलिक अधिकारों के अपवाद के रूप में बरकरार रखा गया है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, जिसे
कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 की। अनुच्छेद 33 में वर्णित है कि यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, असैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके। अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। और दोस्तों संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है अनुच्छेद 34। यह मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। दोस्तों अनुच्छेद 34 में संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे अथवा संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 35 को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 35 में यह प्रावधान है कि यह केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। दोस्तों सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 35 लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने डिटेल्स में मौलिक अधिकार के बारे में या मूल अधिकार के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी निषेधाज्ञा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निषेधाज्ञा। दोस्तों निषेधाज्ञा याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत किया गया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। और दोस्तों मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है। दोस्तों संविधान में 5 प्रकार की जो याचिकाएं का उल्लेख किया गया है, इनमें जो पांचों हैं मैं एक बार इन्हें डिस्कस कर लेता हूं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश रिट, तीसरा है प्रतिषेध रिट और चौथा है उत्प्रेक्षण रिट और पांचवा है अधिकार परीक्षा रिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा है कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता? ऑप्शन ए मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया है कि सरकार संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत केवल तभी तक कर सकती है जब तक कि वह उसके मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाए।
और वहीं दोस्तों जो गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमा है उसके तहत संसद मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 68 के अंतर्गत नहीं बदल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए असाक्षरता, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी अमीर और गरीब में अंतर, ऑप्शन डी अस्पृश्यता के चलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्पृश्यता के चलन। भारत में सामाजिक असमानता अस्पृश्यता के चलन से सिद्ध होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय निम्न में से किस एक को दिया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से सीधा संबंध रखता है और दोस्तों अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। तो पहले हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, अब हम उन्हीं से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकारों के प्रवर्तन, ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों के प्रवर्तन। दोस्तों मूल अधिकार के प्रवर्तन की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार में आता है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चंस बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 32 में की गई है। और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय मूल अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी अवसर की समानता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवसर की समानता। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तो मूल अधिकारों का उल्लेख इसमें किया गया है और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में निहित अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो दोस्तों ध्यान रहे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं और शेष अन्य अधिकार भारत के नागरिक तथा विदेशी दोनों के को प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया है कि 15, 16, 19, 29 और 30 में जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए हैं। इसके अलावा जो बाकी अनुच्छेद हैं वो भारत व विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 16 में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आरक्षित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो दोस्तों यह क्वेश्चंस यूकेपीएससी पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति देने के लिए कोई भी निर्दिष्ट उपबंध नहीं है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिशु का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए, शिशु में निहित जीने का अधिकार। ऑप्शन बी, शिशु को प्रॉपर्टी के स्वामित्व का अधिकार। ऑप्शन सी, शिशु को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी, शिशु को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिशु को शिक्षा का अधिकार। प्रश्न काल में शिक्षा का अधिकार एक शिशु को प्राप्त नहीं था। तो दोस्तों, जब प्रश्न काल में शिक्षा का अधिकार एक शिशु को प्राप्त नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में शिशु को सभी अधिकार प्राप्त हैं। और साथ ही दोस्तों, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों का मूल अधिकार बना है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए, विधि के समक्ष समानता। ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, भारत के सभी नागरिकों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण देने और अपने अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। और साथ ही दोस्तों, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये जो अनुच्छेद 21 में है। और साथ ही दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में है, और ये 14 में है, और ये प्राण और दैहिक 21 में है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? ठीक है, तो कथन एक दिया गया है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। दूसरा कथन दे रखा है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए देखा है केवल ए, ऑप्शन बी देखा है केवल बी, ऑप्शन सी देखा है 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी देखा है न तो 1 और न ही 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 तथा दोनों। तो दोनों उसके उत्तर सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। और दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार इसमें निहित हैं। और साथ ही दोस्तों, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण, अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता, जैसा कि हमने डिटेल्स में पहले भी पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए के साथ किया गया समझौता कहा था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए के साथ किया गया समझौता है। किसके लिए कहा गया है? मूल अधिकारों के लिए। तो दोस्तों कह सकते हैं कि स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। और दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। तो आप लोग अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18, जो कि सुमेलित नहीं है। दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। तो ऐसा जो उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 में किया गया है और भाग 4 के अनुच्छेद 39 के घ में किया गया है, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, न कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों के अंतर्गत, जबकि ये तीनों मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। ऑप्शन ए अनुच्छेद 358, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। दोस्तों मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन का प्रावधान है। परंतु दोस्तों अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण और 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दीर्घ है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवसाय कर सकता है। कारण आर दीर्घ है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसमें ऑप्शन दीर्घ हैं, ऑप्शन ए दीर्घ है ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन बी ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है।
तो ये दोनों सही हैं और इनका इस जो ए का जो सही स्पष्टीकरण है वो क्या है, आर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 ए सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए 3 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में, ऑप्शन बी 3 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में, ऑप्शन सी 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में, ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हेतु भारतीय संविधान द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों पहले भी डिस्कस कर लिया गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा की जो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है यह मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए वंदे प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, ऑप्शन बी परमादेश, वी कमांड, ऑप्शन सी प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा बाय वाइट अथॉरिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों प्रतिषेध जो होता है वह होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यह क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण। दोस्तों गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, न कि अनुच्छेद 23 में। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी अवसर की समानता, ऑप्शन डी आर्थिक समानता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक समानता। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी है आर्थिक समानता। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय प्रदान करने का उल्लेख है, न कि आर्थिक समानता। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में समता के अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, रोजगार आदि पाने के लिए अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 15 के भाग 1 के अनुसार धर्म
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और दोस्तों अनुच्छेद 15, 16 और अनुच्छेद 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूलाधिकारों में से नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी विरोध का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। दोस्तों विरोध का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है और साथ ही धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों डिटेल्स में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ऑप्शन बी देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ऑप्शन सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। दोस्तों सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की प्राप्ति के लक्ष्य के अतिरिक्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक में उल्लिखित अधिकार सामाजिक समानता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 का पार्ट 1 और 16 का पार्ट 2, अनुच्छेद सी ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 का पार्ट 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 का पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 का पार्ट 1 और 16 का पार्ट 2। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के भाग 1 के अनुसार यह उपबंधित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। और दोस्तों साथ ही अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए
अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 तथा 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 तथा 16। दोस्तों, समाजवाद को अनुच्छेद 14 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। फिर भी दोस्तों, समाजवाद सब जोड़कर इसे स्पष्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन ए खंड 1, ऑप्शन बी खंड 2, ऑप्शन सी खंड 3, ऑप्शन डी खंड 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, खंड 4 में। दोस्तों, ओबीसी के लिए, जो ओबीसी के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 के भाग 4 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ऑप्शन बी एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ऑप्शन सी राज्य विद्या अथवा सैनिक विशेषता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विद्या अथवा सैनिक विशेषता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों को अंत करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल्स में पहले भी पढ़ लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है। ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ऑप्शन बी सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना। ऑप्शन सी शिक्षण संस्थानों और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में तो किया गया है। सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान भी की गई है। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है। और साथ ही दोस्तों, अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोगिता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है, पहला दीर्घ है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना। दूसरा, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार। तीसरा, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना। चौथा, कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। कूट दिए गए हैं। पहला दिया गया है ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 3 4। दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसमें कानून के समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है, जो कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण से जो तात्पर्य है, समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा और विधि उन पर समान रूप से लागू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है
ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें वर्णित किया गया है। दोस्तों जैसे कि हमने पहले बताया है कि अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के भाग 1 डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन बी शरण पाने का अधिकार, ऑप्शन सी एकांतता का अधिकार, ऑप्शन डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए विदेश यात्रा का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 19(1) के पार्ट डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर विदेशी यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने के से अतिलंघित होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। दोस्तों अनुच्छेद 23 के पार्ट ए के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और वेगार तथा इसी प्रकार का अन्य विलासश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। पहला देखा है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करना एवं रखने का अधिकार, तीसरा देखा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और चौथा देखा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार। दोस्तों यह क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं पीसीएस में और यूपीपीसीएस में, यूकेपीएससी और यूपीपीसीएस में। इसमें कोड दिए गए हैं ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 3 and 4, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 and 3। दोस्तों अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन जो 1991 में जो मुकदमा हुआ था में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को क्रमशः सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी मकान का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है।
दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत अंतः स्थापित कर यह व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग के निवासी नागरिकों की किसी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, ऐसा अनुच्छेद 29 में वर्णित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन ए देखा है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय ही होता है और अनुच्छेद 13 के भाग 2 के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या कम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी नैतिक अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वैधानिक या संवैधानिक अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान निर्माताओं ने संपत्ति का जो अधिकार को सबसे पहले मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया था, लेकिन संसद ने इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को वैधानिक अधिकार घोषित किया है, जिसे अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद क्या कर सकता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। दोस्तों संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत द्वारा पारित विधेयक के माध्यम से घोषित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, ऑप्शन डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव की अध्यक्षता में गठित जो 11 न्यायाधीशों की पीठ 1967 में हुई थी, उसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में मूल अधिकारों को स्पष्ट करते हुए यह धारणा व्यक्त की गई थी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन बी समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी कानून के समक्ष बराबरी, ऑप्शन डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो यह प्रश्न लगभग हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। यह अनुच्छेद 29 घ में वर्णित है, जिसमें लिखा गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को प्राप्त है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऑप्शन डी संसद को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद को प्राप्त है। दोस्तों, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर विवेकयुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान में जनता के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। और दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 तक में व्यक्तियों के मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। ऑप्शन ए संविधान के केवल भाग 3, ऑप्शन बी संविधान के केवल भाग 3 एवं 4, ऑप्शन सी संविधान के केवल भाग 4, ऑप्शन डी संपूर्ण संविधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान के केवल भाग और 3-4 में राज्य पद की परिभाषा संविधान के भाग 3 एवं 4 के संदर्भ में सुसंगत है। क्योंकि दोस्तों, मूल अधिकार और निदेशक जो नीति निदेशक तत्वों के लिए जो संबोधन की परिभाषा है इसी के अंतर्गत की गई है। और दोस्तों, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। ऑप्शन ए कार्यपालिका कृत्य, ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक विधि, ऑप्शन सी अधिष्ठायी विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त के सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के विरुद्ध। दोस्तों, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि एवं अधिष्ठायी विधि तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 4 से, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 16 के भाग 4 से, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 29 के भाग 2 से, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 335 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 4 से। दोस्तों, भारत संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 4 के अधीन शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षण एवं अधिकार परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए,
बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रिटों को जारी करने का अधिकार देता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन ए केवल उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों में, ऑप्शन डी किसी जिला न्यायालय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में। दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट जारी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी वाक स्वतंत्र और अव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। दोस्तों अंतः प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अस्थगित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपातकाल की स्थिति में अंतः प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अस्थगित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद को। दोस्तों कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार सिर्फ संसद को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित, जिसमें हमने पहले डिटेल्स में पढ़ा है, उसके बाद हमने इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने थे, जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, लगभग सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। मुझे उम्मीद है आने वाले प्रवक्ता परीक्षा में या पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में या लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस आदि सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इस वीडियो से प्रश्न जरूर आएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अलावा आपसे कहीं भी प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोस्तों मूल अधिकार से जितने भी हमने जो प्रश्न बनने हैं सारे कवर किए हैं और डिटेल्स में भी डिस्कस हमने किया है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 2 या 3 बार अवश्य देख लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से महत्वपूर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस भी हमने अपलोड की है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन की हमने बहुत सारी सीरीज अपलोड की हैं, तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। और दोस्तों प्रवक्ता सिलेबस के हम एक जीएस के टॉपिक लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।